देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचते ही सम्मेलन स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मातृशक्ति की सहभागिता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप दे दिया। पूरा परिसर धर्म रक्षक धामी के जयघोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सांस्कृतिक अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए गए कठोर निर्णयों का उल्लेख किया और हिंदू जागरण व सामाजिक एकता पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के उत्साह और अनुशासन का माहौल बना रहा। तो विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर श्रद्धालुओं का लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मातृशक्ति की ऐतिहासिक इस दौरान भागीदारी देखने को मिली। देवभूमि की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का इस दौरान संकल्प लिया गया और सीएम धामी ने सभी को ये संकल्प दिलाया। तो विराट स्वयंसेवक निस्वार्थ रूप से अपना योगदान न दे रहे हो। भाइयों बहनों, संघ कार्य की नींव स्वयंसेवक होता है और संघ ने प्रारंभ से ही माना है कि एक संस्कारित और योग्य स्वयंसेवक एक सशक्त समाज और एक मजबूत राष्ट्र के नींव का पत्थर बन सकता है। और संघ की ऐसी शाखाएं स्वयंसेवकों को वैचारिक निर्माण की शालाएं हैं। और संघ ने कहा इदम नमम इदम राष्ट्राय, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, यानी कि यह समर्पण राष्ट्र के लिए है, यह राष्ट्र को अर्पित है, मेरा निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। यह त्याग समर्पण राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, जाति और क्षेत्र के आधार पर अनेक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भेदभाव से ऊपर उठकर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और जन जन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जगाने का काम किया है। जो भारत कभी विदेशी मान्यताओं और विचारों से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। यह आत्मगौरव संघ के निरंतर त्याग और प्रयासों का परिणाम है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को केवल बदला नहीं है, बल्कि उसकी खोई हुई आत्मा को पुनः लौटाने का काम किया है, पूरे फिर से जोड़ने का काम किया है। संघ ने हिंदू समाज को संगठित करने के साथ साथ हिंदू धर्म के मूल्यों को व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य भी किया है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सतम विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य अर्थात ईश्वर एक ही है, लेकिन विद्वत जन, ज्ञानी जन और विद्वान उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। यही हमारे हिंदू धर्म की मूल भावना भी है, जो मानती है कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, परंपराएं अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जीवन शैली, खान पान अलग हो सकता है, परंतु उनके मूल सत्य और मानवीय मूल्य एक ही रहते हैं। इसी भावना का एक व्यापक स्वरूप हिंदुत्व है, एक ऐसा जीवन दर्शन जिनके मूल सिद्धांत में वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना नर सेवा नारायण सेवा जैसे उच्च आदर्श है। हिंदुत्व किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं है, बल्कि एक समष्टिगत भारतीय दृष्टिकोण है। इसमें दया भी है, सहिष्णुता भी है, सहअस्तित्व भी है और समरसता का भाव भी है। यही कारण है कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है, बांटता नहीं है, अलग अलग नहीं करता है, सबको एक रस करता है, सबको समरस करता है और सबको एक साथ मिलाकर देश और राष्ट्र के लिए काम और समाज के लिए काम करने के लिए एक संगठन बनाकर उन सबको प्रेरित करने का काम करता है। भाइयों बहनों, हिंदू शब्द को हमें उसकी व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में समझना चाहिए। जिस प्रकार इंग्लैंड में रहने वाला हर नागरिक इंग्लिश कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला हर नागरिक
अमेरिकी कहलाता है, वैसे ही भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है, इसकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और मूल्यों का आदर करता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, पर उसकी आत्मा हिंदू है। भाइयों बहनों, हिंदुत्व हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमारी विविधताएं ही हमारी शक्ति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जब हम इस संस्कृति को आत्मसात करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भारत माता के संतान कहलाते हैं। भाइयों बहनों, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित मत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतों, आस्थाओं और विचारधाराओं का समन्वित स्वरूप है। यही कारण है कि सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से पराजित नहीं होता है। जब पूछते हैं लोग, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगा तो अधिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए थोड़ा सा। सनातन क्या है? कोई लोग कहते हैं सनातन नया है, कोई कहते हैं सनातन पुराना है। सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है और सनातन हमेशा रहने वाला है। नया भी नहीं है, ये नूतन भी नहीं है, ये पुरातन भी नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा था। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर और टेक कंपनी के दिग्गज जुटे। उन्होंने कहा कि समिट में मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपि को संरक्षित कर रहे हैं। एग्जीबिशन के दौरान सुश्रुत संहिता का डिस्प्ले किया गया, इसे पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इसे बदला जा सकता है। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने 3 मॉडल भी पेश किए। ये एआई की सबसे बड़ी समिट रही है, मैं इसकी सभी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम की मन की बात को सुना। तो सीएम धामी ने भी पीएम की मन की बात सुनी। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने 3 मॉडल भी पेश कर दिए हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। ये एआई की सबसे बड़ी समिट रही है। इस दौरान सीएम धामी ने भी पीएम की मन की बात को सुना। तो पीएम ने कहा कि भारत ने अपने 3 मॉडल भी इस दौरान पेश किए। ये एआई की सबसे बड़ी समिट रही है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात रही है। सीएम धामी ने इस दौरान पीएम की मन की बात को भी सुना। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, खासकर उन्होंने एआई इम्पैक्ट को लेकर चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पीएम की मन की बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना। रुद्रपुर के शक्ति फार्म ठाकुर नगर क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ठाकुर नगर निवासी सुशांत गाइन रोज की तरह सुबह काम पर निकले थे। बताया जा रहा है कि सिरसा मोड़ पर सड़क पार करते समय पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अचानक हुए इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। ज्यादा गंभीर मामला है, दुखद मामला है। हमारे पूरे गांव इस टाइम बहुत ही शोकाकुल है, क्योंकि जिस लड़के की डेथ हुई है बहुत ही लोकप्रिय और लोगों के हर काम में आने वाला लड़का था। वो सुबह रोज की भांति वो अपने काम पे जा रहे थे, जजी फरम, ये सिरसा मोड़ से आगे। तो जैसे उन्होंने सिरसा मोड़ में यू टर्न लिया तो पीछे से एक ट्रक आया और उसको कुचलते हुए ट्रक आगे निकल गया और उसको ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो गांव के सब लोग, हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी मदद की है
और पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्राथमिकता दर्ज करके उस मुकदमे दर्ज कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, दुखद मामला है। हमारे पूरे गांव लोहाघाट से खबर है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दे, सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र लागू करे तथा गढ़वाली, कुमाऊनी, बोक्सा, भोटिया और जौनसारी भाषाओं के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलन के मूल मुद्दों से समझौता किया जा रहा है और बाहरी लोगों की अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक जरूरी है। भाषाई अस्मिता पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार पर स्थायी बोलियों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पद्मश्री सम्मान पर भी विवादित टिप्पणी की। इसे राज्य आंदोलन के शहीदों और संघर्ष करने वालों का अपमान बताया। आशीष नेगी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इन मांगों पर तुरंत निर्णय नहीं लेती है तो यूकेडी युवा शक्ति सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और लोहाघाट से उठी ये आवाज अब देहरादून तक गूंजने की संभावना है। सब जगह युवा तेजी में जुड़ रहे हैं और गिरीश तिवारी गिरजा की वो लाइनें जो हैं वो सत्य होती हुई नजर आ रही है कि जैता कुए न कुए तो ल्यालो दिनी दुनी में, जैता एक न एक दिन। चंपावत के टनकपुर में आयोजित चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के चौथे दिन भव्य सांस्कृतिक संध्या ने हजारों दर्शकों को देर रात तक मंत्रमुग्ध कर दिया। रोशनी से सजे विशाल पंडाल में लोक परंपराओं और वीर गाथाओं, क्षेत्रीय लोकधुनों और सूफियाना संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए शौर्य गाथा पर आधारित ओजपूर्ण प्रस्तुति से हुई, जिसने माहौल को वीर सरस से भर दिया। इसके बाद कुमाऊनी लोक धुनों पर दर्शक झूम उठे और भोजपुरी संगीत ने उत्सव में नई ऊर्जा भर दी। शाम का सबसे भावपूर्ण सूफियाना प्रस्तुतियों के दौरान देखने को मिला, जब पूरा पंडाल सुरों में डूब गया। ये सांस्कृतिक संध्या मनोरंजन के साथ लोक संस्कृति और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उत्सव बनकर यादगार बन गई है। टनकपुर में रविवार को सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महामंडलेश्वर वीरेंद्र नंद गिरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और अपने संबोधन में सनातन परंपराओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्र धर्म के महत्व पर जोर दिया। मुख्य वक्ता के रूप में गोपाल जी क्षेत्र संगठन मंत्री, हिंदू जागरण मंच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और संगठनात्मक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मंच संचालन दिवाकर परिहार और इशिका जोशी ने किया। सम्मेलन अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अंत में उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता और संगठनात्मक एकता को बढ़ावा देना था। उत्तराखंड के टिहरी से खबर है, जहां टिहरी जिला अस्पताल बेराड़ी में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। ईएनटी विशेषज्ञ को छोड़कर लगभग सभी विभागों में डॉक्टरों की तैनाती हो चुकी है, जिसमें अब अधिकांश मरीजों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलने से मरीजों का भरोसा अस्पताल पर बढ़ा है। अस्पताल में हर महीने 100 से अधिक प्रसव कराए जा रहे हैं। जनवरी माह में 27-28 सिजेरियन और सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ सामान्य प्रसव के साथ साथ जटिल प्रसव की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित सेवाएं दी जा रही हैं। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने बताया कि डॉक्टरों की नियमित तैनाती और बेहतर प्रबंधन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने और सुविधाओं को और मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। सारे स्पेशलिटी है एक्सेप्ट हमारे पास ईएनटी को छोड़कर सारे स्पेशलिटी है और हमारे पास वर्तमान में जो सर्जरी हो रही है,
जो आधुनिक सर्जरियां होती हैं वो सारी सर्जरी हो रही है। जैसे जनरल सर्जरी में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, दूरबीन की विधि के द्वारा सर्जरी कर रहे हैं, और हेमोरॉइड की भी सर्जरी हो रही है गन के द्वारा, जिसमें मिनिमल कट होता है, मिनिमल ब्लड लॉस होती है, वो सर्जरी कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा हमारे पास सारी तरह की सर्जरियां हो रही हैं। इनफैक्ट इम्प्लांट डालना, नेलिंग करना, के वायरिंग करना, ये सारी हो रही है। और हमारे पास सीजीरियन में पिछले महीने में हमारे पास कभी कभी 25 से 26 सीजीरियन हुई हैं, जो दूर दराज से महिलाएं आती हैं, उनके लिए ये बहुत ही वरदान का विषय है कि यहाँ 24/7 हो रही हैं, और 70 के करीब वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो हम 100 से ऊपर की डिलीवरी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थानीय राजधानी घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि गैरसैंण में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा और बेहतर एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेज हो सके। गैरसैंण को लेकर लंबे समय से राजधानी बनाने की मांग उठती आ रही है। कांग्रेस के इस ऐलान को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दा आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहां पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहां से चला सकते हैं। दूसरा, जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहां पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहां 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में बात है। एक तो वहां पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा, गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर से। गदरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का एक बार फिर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन ने हाल ही में उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस जारी किया था। प्रशासन का दावा है कि कैंप कार्यालय की भूमि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है और इसे हटाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन ने साफ कहा कि ये भूमि अतिक्रमण की जद में है और इसे हटाया जाए। इसी के जवाब में विधायक अरविंद पांडे ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दो टूक शब्दों में कहा, अगर मैं अतिक्रमणकारी हूं तो मेरी संपत्ति को तुरंत तोड़ दिया जाए, कार्रवाई में देरी क्यों। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनके कैंप कार्यालय की जमीन अतिक्रमण में आती है तो प्रशासन बिना भेदभाव के तुरंत ध्वस्तीकरण करे। उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा है। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव से पहले भी विधायक अरविंद पांडे पर भू माफिया से जुड़े आरोप लगाए गए थे। हमारे आवास पे, ऑफिस पे सरकार द्वारा नोटिस लगाया गया कि ये जमीन सरकारी है। हो सकता होगी और हो सकता है कि मेरी जानकारी में, या हो सकता है जानकारी में ना भी हो, लेकिन जिम्मेवारी मेरी बनती है। सरकारी आवास पे अगर जो कोई मान लो कि शेड बना होगा या मेरी बाउंड्री वाल बनी होगी या मकान का भी कुछ हिस्सा आता होगा, तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और इसी नाते मैंने शासन को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम आके मुझे ये बता दें कि ये ज़मीन सरकारी है, आपने यहाँ गलत निर्माण किया है। तो मैं अपने भूल ठीक करने के निमित्त, और इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो हम अपनी गलती ठीक कर लेंगे। कम से कम सीमांकन कर दिया जाए ताकि ये सरकारी ज़मीन से जो कब्जा है ये हटे, और सरकार को आगे हटाना चाहिए।
खबर देहरादून से है, जहां दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध संघ परिसर देहरादून में आंचल कैफे प्लस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कैफे आंचल ब्रांड को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम है। उनकी सोच रही है कि आंचल के उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचे और इसके लिए एक हाई एंड कैफे की परिकल्पना की गई थी, जिसे आज धरातल पर उतार दिया गया है। मंत्री ने बताया कि ये कैफे युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए बेहतर बैठने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि मंत्रालय संभालने के बाद से उनकी प्राथमिक आंचल को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने की रहेगी, जिससे प्रदेश के जन जन तक उत्पादन पहुंच सके। उन्होंने बताया कि ये 8वां कैफे है, जबकि प्लस मॉडल का ये पहला कैफे है। राज्य में अब तक आंचल ब्रांड 8 कैफे खोले जा चुके हैं। जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रहा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, उत्तराखंड के जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। और ये 8वां कैफे है, ये प्लस पहला है, लेकिन टोटल में उत्तराखंड में 8 कैफे अभी तक खोल चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट पर भी हमने कुछ कैफे खोले थे जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और 80 लोगों के ऊपर हम आज तक रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के युवा लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, दिव्यांगजन हैं। ये भी हमारी पहली बार कोशिश रही है कि इस कैफे में हम 4 दिव्यांगजनों को रोजगार के रूप में उनको भी जोड़ें, ताकि उनकी भी जिंदगी जो है वो आगे अच्छी हो सके। और उम्मीद यही करूंगा कि अगर ये कैफे अच्छा चलता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चलेगा, तो हम और भी इस तरीके के कैफे पूरे उत्तराखंड में, हर जिले में जो 13 जिले हैं उनमें खोल के उत्तराखंड की जनता तक अपना